हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे थे और आज के सेशन में अपना जो टॉपिक होगा वो है आनुवांशिक कोड, जिसे बोलते हैं जेनेटिक कोड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अब तक अपन ने जो सेंट्रल डोग्मा का जो सेकंड पार्ट था वो डिस्कस कर लिया है, जिसमें अपन ने बात किया डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं प्रतिकृति। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, उसे अपन बोलते हैं अनुलेखन। और अब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे अपन बोलते हैं अनुवादन। उसके पहले का जो पोर्शन है वो इसी टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे, जिसे बोल रहे हैं आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड। मतलब इस टर्म को सुन करके ऐसा लग रहा होगा कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रकार के कोड होते होंगे, जो जिनका कहीं ना कहीं रोल होता होगा अनुवादन की प्रोसेस में। ठीक है, तो वही अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में आपको एक टेबल भी दे रखी है, जिसे याद रखने की ट्रिक मैं आपको अलग से बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। जो 64 कोडोन है उसको याद रखने की ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सो वो आपको यहाँ पर इजी तरीके में यहाँ से मैं बता दूंगा। तो आप देखिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT में। तो स्टार्ट अपन करते हैं इस टॉपिक को। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जो भी हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट उसे अच्छे से गौर से पढ़िएगा। आनुवंशिक कोड। प्रतिकृति व अनुलेखन के दौरान न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण होता है। इन प्रक्रमों को पूरकता के आधार पर समझना आसान है। कैसे कि प्रतिकृति की अपन बात करें तो क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वाला जो नियम है वो लगता है, मतलब अपोजिट जो है पूरकता वाला लगता है कि ए के साथ में टी आता है, टी के साथ में ए आता है, सी के साथ में जी और जी के साथ में सी आता है। ठीक है, जबकि डीएनए से आरएनए निर्माण की जो प्रोसेस जिसे अनुलेखन अपन बोलते हैं, उसमें भी पूरकता का लगता है। ए के साथ में अपने पास यू आता है और यू के सॉरी डीएनए तो है, डीएनए यहाँ पर तो यू तो आएगा नहीं। अपन बात करें टी के साथ में ए यहाँ पर आएगा, सी के साथ में जी आएगा और जी के अपोजिट सी आएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोसेस है इसको समझना आसान है पूरकता के नियम पर, क्योंकि एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा ही न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर बन रहा है। लेकिन स्थानांतरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से अमीनो अम्लों के बहुलकन की ओर आती है। स्थानांतरण जैसे बोल रहा है यहाँ पर, ये एक टाइप से जो ट्रांसलेशन है, अनुवादन की जो अपन बात करें उसके बारे में बात कर रहा है कि अपने पास जो आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? आरएनए में तो अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, और डी जो प्रोटीन यहाँ पर बताया जा रहा है वो किसका बहुलक होता है, वो अपने पास होता है अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आरएनए बना रहा है और अमीनो एसिड प्रोटीन बना रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड से अमीनो अम्ल कैसे यहाँ पर बन सकते हैं, कैसे यहाँ पर पूरकता का नियम काम करेगा, ये जो है थोड़ा सा समझने वाला रोचक किस्सा है। ठीक है, रोचक प्रोसेस है ये। अमीनो अम्लों के न्यूक्लियोटाइड में ना तो कोई पूरकता मिलती है, ना ही सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट थोड़ी है। न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में बोल सकता है, अमीनो एसिड के बारे में बोल सकता है, एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर नहीं है। तो इसके बारे में अपन कैसे सोचेंगे वो इस टॉपिक में है। कोई पूरकता नहीं मिलती। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल या आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन से प्रोटीन के अमीनो अम्ल में भी परिवर्तन हो जाता है। इंपोर्टेंट है। इस विचार के समर्थन हेतु पर्याप्त प्रमाण है। अभी आपके पास पर्याप्त प्रमाण है कि ऐसा कैसे होता है। इससे आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ, जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के अनुक्रम को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट, डीएनए की संरचना व आनुवंशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण जितना उत्तेजनापूर्ण था, उससे ज्यादा आनुवंशिक कोड का अर्थ निकालना व प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था। डीएनए की संरचना और आनुवंशिक पदार्थ की जो बायोकेमिकल नेचर अपन ने देखा था, जैव रासायनिक प्रकृति देखी थी, वो तो काफी एक्साइटेड था ही, उसमें एक्साइटमेंट वाला था ही टॉपिक। लेकिन उससे ज्यादा जो था वो था आनुवंशिक कूट का अर्थ बताना कि आनुवंशिक जो कूट है वो क्या है, इनका काम क्या है। वो थोड़ा सा अपने लिए चैलेंजिंग था, चुनौतीपूर्ण था। सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक, भौतिकवाद, कार्बनिक रसायनविद, जैव रसायनज्ञ व आनुवांशिकविद के सहयोग की आवश्यकता थी। मतलब जो फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायो वाले, ठीक है, वो सारे मिल गए थे, उन सब की आवश्यकता थी, उनके सहयोग की आवश्यकता थी। अब यहाँ जो हाईलाइट कर रखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज गेमो नाम का भौतिकवाद था। ठीक है, जॉर्ज गेमो एक भौतिकवाद थे जिनका विचार था कि यदि क्षार केवल चार हैं, जैसे A T C G, यही अगर क्षार है डीएनए में, तो इन 20 अमीनो अम्लों का कोटलेखन किस रूप से होता है। क्योंकि अमीनो अम्लों की संख्या अपने पास कितनी होती है, अमीनो अम्ल जो होते हैं वो अपने पास होते हैं 20। 10 होते हैं आवश्यक और 10 होते हैं अनावश्यक। बायोमोलिक्यूल जीवाणु चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है, ठीक, देख सकते हैं आप लोग, वहां पर याद रखने की ट्रिक भी बता रखी है। तो बोला कि
4 अपने पास क्षार है और यहाँ से 20 अमीनो अम्लों का कूट लेखन अपने को करना है जिससे प्रोटीन बने, तो ये किस रूप से हो सकता है? अतः कूट के निर्माण में क्षारों का समूह बनता होगा कहीं ना कहीं। जैसे AT एक हो गया, ये किसी एक अमीनो अम्ल के लिए होगा, AC एक हो गया, ये किसी एक अमीनो अम्ल के लिए होगा, फिर AG हो गया, ये किसी एक अमीनो अम्ल के लिए होगा। इस प्रकार से इन्होंने बोला कि अकेला क्षार तो 20 का नहीं कर सकता, कि अकेला एडेनिन 20 अमीनो अम्ल सॉरी एक अमीनो अम्ल का नहीं कर सकता, और करेगा भी तो केवल अगर 4 क्षार है तो 4 ही अमीनो अम्ल का कोड होना चाहिए, बाकी 16 है उसका कैसे होगा? तो फिर इन्होंने आइडिया दिया कि जो क्षार है वो क्या होता है, ग्रुप में होता है, या तो 2 में या 3 में या 4 में। अब ठीक है, तो उन्होंने बताया कि समूह में होते हैं जो क्या करेंगे, आगे चलकर जो अमीनो अम्ल है उसका कूट लेखन यहाँ से करेंगे। अब कितने का समूह था वो अपन देखते हैं। इनका विचार था कि सभी 20 अमीनो अम्लों के कूट हेतु कोड 3 न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं। यहाँ राइट लिखा है, करेक्शन है, न्यूक्लियोटाइड इसे अपन बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इन्होंने क्या बोला कि जो अपने पास क्या है 20 अमीनो अम्ल है, उसके कोडोन के लिए क्या होता है, सॉरी उसके कूट हेतु जो क्या होता है, कोड जो होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक है, मतलब 3 का समूह होगा, यहाँ से ATC मान लो, ये जो होगा एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा, CUG मान लो एक ये अमीनो अम्लों का कोड करेगा। इस प्रकार से इन्होंने बताया था। ठीक है, तो वो जो है सब क्षार एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, 3 का समूह बनता है। और इसने बोला न्यूक्लियोटाइड है, हाँ तो न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा, केवल ये तो नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे एडेनिन के अपन बात करें, एडिनोसिन जो था, ठीक है, एडिनो गुआनोसिन, गुआनलाइक एसिड वगैरह इस प्रकार के जो थे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड जो अपन ने देखे थे, तो ये न्यूक्लियोटाइड का समूह एक प्रकार से बनेगा। ये एक बहुत ठोस विचार था जिसमें 4 की घात 3 के प्रति उत्परिवर्तन समुच्चय से 64 कोडोन का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये 3 के समूह अगर बना रहे हैं तो एक जो है उसकी बात कर रहे हैं तो 4 × 4 × 4। ठीक है, जो 4 बेस पेयर है वो 3 का समूह बना रहे हैं, तो अपने पास कितना हो गया, इसकी 4 की घात 3 करेंगे तो 64 कोड यहाँ पर हो गए, जो 20 अमीनो अम्लों को क्या करेंगे, कोड करेंगे यहाँ से। क्लियर? तो 64 कोडोन का निर्माण हुआ, इनसे बनने वाले कोड आवश्यकता से क्या थे, अधिक थे। ठीक है, प्रकूट या कोडोन त्रिक होते हैं, जैसा भी अपन ने बता दिया, जैसे AUG है, ये त्रिक है। इसका प्रमाण देना अत्यधिक कठिन कार्य था। अब नेक्स्ट, भारत के एक साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना ने निश्चित क्षारों, समबहुलक या सहबहुलक के समुच्चय युक्त RNA अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया था। हरगोविंद खुराना साहब ने क्या किया, जो कुछ स्पेसिफिक क्षार थे उनका जो समुच्चय है, ये ग्रुप है, ठीक है, तो उनके समुच्चय युक्त RNA अणुओं के संश्लेषण, के समुच्चय से RNA अणु का संश्लेषण जो करवाया था, कि ये इस प्रकार से था साहब, जैसे मान लो AUG, यहाँ पर वापस से UGC, इस प्रकार के क्या थे कि जो निश्चित सार थे, उसने RNA अणु का संश्लेषण यहाँ से करवाने की जो विधि थी वो बता दी, कि बोले इस प्रकार से अपन स्पेसिफिक सीक्वेंस में से रख रहे तो एक प्रकार का RNA बन रहा है। प्रोटीन संश्लेषण हेतु मार्शल निडेनबर्ग की कोशिश स्वतंत्र तंत्र कूट का अर्थ निकालने में काफी सहयोगी रही। तो मार्शल निडेनबर्ग का नाम आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्र तंत्र कूट मतलब सेल फ्री मीडियम इसे बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिए कि जहां कोशिका फ्री माध्यम था, लेबोरेटरी की अगर अपन बात करें तो उसमें इन्होंने कूट का अर्थ निकालने में भी काफी हेल्प मिली थी, सॉरी प्रोटीन संश्लेषण में भी यहाँ से इन्होंने काफी हेल्प मिली थी सेल फ्री मीडियम में। नेक्स्ट, सब वेटोओको एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज RNA को स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ बहुलकित होने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर ये, कि जो सब वेटोओको एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज जिसे बोल रहे हैं, RNA को स्वतंत्र रूप से, RNA जो है अपने पास उसको स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ, बहुलकित करने में सहायता देता है। तो RNA से इस प्रकार टेम्पलेट के रूप में इसे काम करवाया गया और बहुलकन इसका करवाया गया। ठीक है, पॉलीमरेज लिखा था मतलब पॉलीमराइजेशन होगा, एक तरह से बहुलीकरण होगा। अंत में आनुवांशिक कूट का चेकर बोर्ड पैटर्न आरेख नीचे तालिका 6.1 में दिया गया। तो आगे वाला जो तालिका अपने पास जो 64 कोडोन है वो इसके अंदर दिए हैं, और इसको याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। आनुवांशिक कूट की जो विशेषताएं बताई जा रही है, 6 विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये विशेषताएं हैं, या जो साइंटिस्ट के नाम हैं, या जो कोडोन है, वो 3 से ही यहाँ से पूछ सकता है, बाकी क्वेश्चन नहीं बनेंगे।
पहली जो विशेषता वो है प्रकूट जो है वो त्रिक होते हैं, जैसे AUG बताया ये त्रिक है। 61 61 प्रकूट अमीनो अम्लों का कूट लेखन करता है, मतलब 61 जो अपने पास कोडोन यहाँ से थे वो अमीनो अम्लों का कूट करेंगे, और बाकी जो बचे हुए 3 है वो क्या करेंगे, वो कूट लेखन नहीं करते हैं। इस कारण से इसे रोध प्रकूट बोलते हैं। रोध का मतलब रोकने वाला, ठीक है, जो भी प्रोसेस हो रही है उसे रोकेगा, ये स्थानांतरण की अनुवादन की जो प्रोसेस हो रही है उसे रोकेगा। आखिर कब तक चलेगी वो प्रोसेस। तो 61 जो होते हैं वो कूट लेखन में सहायता करते हैं, और बाकी जो 3 है वो नहीं करते हैं। ठीक, क्या लिखा है, एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्लों का कूट लेखन करता है, जैसे ये AUG था तो ये एक अमीनो अम्ल के लिए है, CUG था ये एक अमीनो अम्ल के लिए। तो इस प्रकार से त्रिक है, ये केवल एक जो कूट है वो एक अमीनो अम्लों का ही कूट लेखन करता है। इस कारण से यह असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, असंदिग्ध और विशिष्ट होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, असंदिग्ध और विशिष्ट किस प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा है, कि केवल एक अमीनो अम्लों का ही कूट लेखन करता है, एक प्रकूट होता है वो, तो ये विशिष्ट है, ऐसा नहीं कि सबका ही कर देगा। ये लिखा है कुछ अमीनो अम्लों का कूट लेखन एक से अधिक प्रकोटों द्वारा होता है। अब ये समझिएगा, जैसे AUG था ये एक अमीनो अम्लों के लिए एक अमीनो अम्लों को ही कूट करेगा, ठीक है। CUG है ये भी एक अमीनो अम्ल के ही लिए ही कूट करेगा। लेकिन मान लो कि जो AUG है वो अपने पास ग्लाइसिन का करता है, मान लो एक समय के लिए, और अपने पास GUC है वो भी ग्लाइसिन के लिए करता है। तो ये केवल जो GUC है वो केवल क्या करेगा, एक अमीनो अम्ल के लिए ही कर रहा है, जो कौन है, ग्लाइसिन। AUG है वो भी केवल एक के लिए ही कर रहा है, जो क्या है, ग्लाइसिन। तो ये तो प्रवृत्ति हो गई इसकी विशिष्ट वाली, ठीक है, ये विशिष्ट केवल एक को ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ग्लाइसिन क्या हो गया, कॉमन। ग्लाइसिन जो है AUG द्वारा भी हो रहा है, GUC द्वारा भी हो रहा है। तो कुछ अमीनो अम्ल जो है का कूट लेखन जो होता है एक से अधिक प्रकूट द्वारा होता है, इससे अपन बोलते हैं अपहासित कूट। आ रही बात समझ में, अरे आ रही होगी, इतनी इजी बात है ये तो। ठीक है, अगर एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से ही होता है तो उस प्रवृत्ति को अपन क्या बोल रहे हैं, वो विशिष्ट है। लेकिन एक अमीनो अम्ल का एक से अधिक हो रहा है तो अपने पास क्या होगा, अपहासित कूट, उसे अपन बोल रहे हैं उस कोडोन को। ये क्या है, प्रकूट दूध RNA में लगातार पढ़े जाते हैं, ये बीच में रुकते नहीं है। ये RNA चल रहा है यहाँ से, तो AUG आ गया तो इस ट्रिपलेट का जो पढ़ा जाएगा, फिर GUC आ गया फिर इसका पढ़ा जाएगा, फिर CUG आ गया फिर इसका पढ़ा जाएगा, ट्रिपलेट ट्रिक की फॉर्म में। ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाओ मजे कर लो थोड़ी देर चाय पानी पी लो, तो वो पॉसिबल नहीं। देखिए क्या लिखा है, कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरणतः सार्वभौमिक का मतलब सब जगह यहाँ पर मिल रहे हैं। जीवाणु से मनुष्य में यू फिनाइल एलेनिन का करता है। ये फिनाइल एलेनिन जो है ना भाई साहब, ये एक प्रकार का क्या है, फिनाइल एलेनिन, ये अमीनो अम्ल है एक प्रकार का। तो जीवाणु से मनुष्य में, चाहे जीवाणु हो, बैक्टीरिया, चाहे मानव हो, उसमें जो यू है ट्रिपलेट की फॉर्म में, ये क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन जो अमीनो अम्ल इसका कूट लेखन करेगा। तो ये सार्वभौमिक हो गया, जहां पर भी ये मिलेगा इसका करेगा। इस नियम के कुछ अपवाद सूचकणिका प्रकूट व कुछ आदि जंतुओं में मिलता है, ठीक है। तो कुछ इसका एक्सेप्शन भी है प्रोटोजोआ वगैरह में, वो अपने डिटेल से नहीं है अपने सिलेबस। और सबसे लास्ट में चे जो लिखा है, AUG जो है दोहरा काम करता है। जैसे ये AUG मैंने अभी आपको यहाँ से बताया था, इसका एक से अधिक काम है। ये मिथियोनिन को कूट करेगा। मिथियोनिन भी एक प्रकार का अमीनो एसिड ही है। अमीनो एसिड को याद रखने की ट्रिक आपको बायोमोलिक्यूल में बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में और मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि अमीनो अम्ल को जो 20 नाम है वो आपको याद नहीं होंगे तब तक टेबल याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो AUG जो है दो काम कर रहा है, एक तो मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है, और साथ साथ में ये जो प्रारंभिक प्रकूट के रूप में कार्य करता है, मतलब जहां अनुवादन या स्थानांतरण की जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, वहां से स्टार्ट करने का काम कौन सा कर रहा है, AUG अमीनो एसिड यहाँ से, सॉरी AUG जो कूट है वो यहाँ से कर रहा है। क्लियर होंगे ये 6 के 6 पॉइंट। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जाएगा आपको। यदि एक दूत RNA में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है तो इनके द्वारा कूट लेखित अम्लों के अनुक्रमों का पालन करो, चेकर बोर्ड की सहायता लीजिए। तो ये याद होगा आपको, तभी तो आप बता पाओगे। जैसे AUG लिखा है तो AUG आप इस टेबल में आप कहाँ ढूंढेंगे, AUG तो इसमें क्या बोला, टेबल इसने किस प्रकार से बनाई है, इसे आप देखो सबसे पहले, तो उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन, ठीक है। तो टेबल जो है अपन ने बोला कि 4x4x4 होता है, तो 64 कोडोन बनते हैं। तो 64 में अपने पास क्या करेंगे, ये प्रथम स्थिति है, ये चार जो क्षार हैं UCAG, ये द्वितीय स्थिति UCAG, और तृतीय स्थिति UCAG, ठीक है। तो इसमें तो आप देखेंगे तो इसमें एक कॉलम पर एक ही लिखा है, एक एक क्षार ही लिखा है।
इसमें भी सेम वही है, लेकिन तीसरी स्थिति आप देखेंगे तो एक कॉलम में अपने पास चारों जो क्षार है वो एक साथ लिखे हैं, तभी 64 बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अन्यथा कितने बन जाएंगे, केवल 12 ही यहाँ पर, सॉरी 16 ही यहाँ पर बनेंगे। क्लियर है? तो इस u को कॉमन रख लो यहाँ पर, पहले इस दूसरे वाले के साथ में जोड़ो, फिर इसको तीसरे वाले के साथ में जोड़ो, तो u यहाँ पर आ गया फिनाइल एलेनिन। फिर इस u को कॉमन रखो, इस u के साथ में लेके जाओ, और इस u को आप तीसरे वाले के साथ में लेके जाओ, तो c यहाँ पर आ जाएगा UUC। इसको वापस कॉमन रखो, इस u के साथ में लेके जाओ, और वापस इसको लेके जाओ a के साथ में, तो UUA आ जाएगा। फिर इसको कॉमन रखो, इसको यहाँ से इस u के साथ में ले जाओ, इस u को कहाँ ले जाओ, g के साथ में ले जाओ। ठीक है, तो सेम ऐसा इस u का वापस आपको c के साथ में ले जाना है, इसको कॉमन रख लो एक बार, फिर इसको c को कॉमन रखो दूसरे में, और वापस से इन चारों के साथ में लेके जाओ। इस प्रकार से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या करोगे, ये अपने पास u कॉमन है, इसको a के साथ में ले जाओ, और इस a को वापस इन चारों के साथ में ले जाओ। तो इस प्रकार से अपने पास क्या बन जाएंगे, जो त्रिक है वो यहाँ से बन जाएंगे। अब क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर AUG, और ये जो सीक्वेंस लिखा है इससे देखोगे कि किस प्रकार का जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जो है यहाँ जो दिया गया, इससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो AUG यहाँ पर आप देखो, A ये रहा, U ये रहा, और G इसमें आप देखो, G इसमें आप देखेंगे तो AUG अपने पास मिल जाएगा इसके अंदर, ये रहा। ठीक है, इसमें G देख लो, AUG मिला तो ये मिथियोनिन आ गया, ये मिथियोनिन। उसके बाद में UUU आपको दे रखा है, UU सबसे पहले वाला ही है, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से, ये इन तीनों को देखेंगे तो ये मिथियोनिन के बाद में आ जाएगा फिनाइल एलेनिन जो आ जाएगा। उसके बाद में UUC देखो, तो UUC यहाँ पर आ रहा है अपने पास, तो UUC ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो वो UUC अपने पास वापस से फिनाइल एलेनिन के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये अपने पास अनुक्रम का पता अपन लगा सकते हैं अगर ये टेबल याद होगी तो। इसके अपोजिट अगर आप बात करो, अगर आपको ये जो अमीनो अम्लों का क्रम दे रखा है ये आपको दे दिया जाए, तो बोले कोडोन का पता लगाओ, तो कोडोन का पता लगा सकते हैं अपन? नहीं, कोडोन का पता लगा सकता है ना, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी कि एक अमीनो अम्ल जो है वो एक से अधिक त्रिक जो कूट थे, एक से अधिक जो त्रिक कूट है उससे कोडित होता है। ठीक है, अनुलेखित होता है एक टाइप से। ठीक है, सॉरी, जो स्थानांतरित की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर होती है। जैसे अभी अपन ने बात की थी कि एक से अधिक अगर है तो अपवासित कूट है, तो उसमें अपने को क्या बोल रहा है ये, कि अगर इस प्रकार का आपको सीक्वेंस दिया जाए तो क्या आप इसका विपरीत पता लगाने में परेशानी महसूस करते हैं? हाँ साहब, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि एक से अधिक एक अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोन से कोडित हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपको सिंपल सा यहाँ से ध्यान में रखना है। ये अपना आनुवांशिक जो कोड वाला जो टॉपिक था यहाँ पर कंप्लीट होता है। रही बात इस टेबल की, तो इस टेबल को भी मैं आपको इसको याद रखने के अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें इजीली आप इनको 64 कोडोन को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ना पूछे तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहां भी आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं, डाउट की पिक्चर सेंड कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट में तो नहीं कर सकते। क्लियर है? एनसीईआरटी पढ़िए, कोई डाउट तो पूछिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।